अस्सलाम वालेकुम। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र का भयानक अंजाम। हिंदुस्तान के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफ़र को मैकलन मैकेंजी बहरी जहाज़ में बैठा दिया गया। यह जहाज़ 17 अक्टूबर 1858 को रंगून पहुंच गया। शाही खानदान के 35 मर्द और ख़वातीन भी ताजदार हिंद के साथ थीं। कैप्टन नेल्सन डेविस रंगून का इंचार्ज था। वो बंदरगाह पहुंचा। उसने बादशाह और उसके हवारियों को वसूल किया, रसीद लिख कर दी और दुनिया की तीसरी बड़ी सल्तनत के आखिरी फरमानरवा को साथ लेकर अपनी रहायशगाह पर आ गया। नेल्सन परेशान था। बहादुर शाह जफ़र कैदी होने के बावजूद बादशाह था और नेल्सन का ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था वो बीमार और बूढ़े बादशाह को जेल में फेंक दे। मगर रंगून में कोई ऐसा मुकाम नहीं था जहां बहादुर शाह जफ़र को रखा जा सकता। वो रंगून में पहला जिला वतन बादशाह था। नेल्सन डेविस ने चंद लम्हे सोचा और मसले का दिलचस्प हल निकाल लिया। नेल्सन ने अपने घर का गैराज खाली कराया और ताजदार हिंद, जिले सुबहानी और तैमूर लहू के आखिरी चश्मो चिराग को अपने गैराज में कैद कर दिया। बहादुर शाह जफ़र 17 अक्टूबर 1858 को इस गैराज में पहुंचा और 7 नवंबर 1862 तक 4 साल वहां रहा। बहादुर शाह जफ़र ने अपनी मशहूर ज़माना गज़ल लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में, और कितना बदनसीब है जफ़र, दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी न मिली कोए यार में, इसी गैराज में लिखी थी। ये 7 नवंबर का खनक दिन था और सन था 1862। बदनसीब बादशाह की खादमा ने शदीद परेशानी में कैप्टन नेल्सन डेविस के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से अर्दली ने बर्मी ज़बान में इससे बदतमीजी की वजह पूछी। खादमा ने टूटी फूटी बर्मी में जवाब दिया, जिले सुबहानी का सांस उखड़ रहा है। अर्दली ने जवाब दिया, साहब कुत्ते को कंगी कर रहे हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। खादमा ने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। अर्दली से चुप कराने लगा मगर आवाज़ नेल्सन तक पहुंच गई। वो गुस्से में बाहर निकला। खादमा ने नेल्सन को देखा तो वो उसके पाँव में गिर गई। वो मरते हुए बादशाह के लिए गैराज की खिड़की खुलवाना चाहती थी। बादशाह मौत से पहले आज़ाद और खुली हवा का एक गूंद भरना चाहता था। नेल्सन ने अपना पिस्टल उठाया, गार्ड्स को साथ लिया, गैराज में दाखिल हो गया। बादशाह की आखिरी आरामगाह के अंदर बू, मौत का सकूत और अंधेरा था। अर्दली लैंप लेकर बादशाह के सराहने खड़ा हो गया। नेल्सन आगे बढ़ा। बादशाह का कंबल आधा बिस्तर पर था और आधा फर्श पर। उसका नंगा सर तकिए पर था लेकिन गर्दन डलकी हुई थी। आंखों के डेले पपोटों की हदों से बाहर उबल रहे थे। गर्दन की रगें फूली हुई थीं और खुश्क जर्द होंठों पर मक्खियां बुनबुना रही थीं। नेल्सन ने जिंदगी में हजारों चेहरे देखे थे लेकिन इसने किसी चेहरे पर इतनी बेचारगी, इतनी गरीबुल वतनी नहीं देखी थी। वो किसी बादशाह का चेहरा नहीं था, वो दुनिया के सबसे बड़े बेकारी का चेहरा था। और इस चेहरे पर एक आज़ाद सांस, जी हाँ सिर्फ एक आज़ाद सांस की अपील तहरीर थी। और ये अपील पुराने कुएं की दीवार से लिपटी काई की तरह हर देखने वाली आंख को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। कैप्टन नेल्सन ने बादशाह की गर्दन पर हाथ रखा। जिंदगी के काफिले को रगों के जंगल से गुजरे मुद्दत हो चुकी थी। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह जिंदगी की हद अबूर कर चुका था। नेल्सन ने लवाहिकीन को बुलाने का हुक्म दिया। लवाहिकीन थे ही कितने, एक शहजादा जवान बख्त और दूसरा उसका उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी। वो दोनों आए। उन्होंने बादशाह को गुसल दिया, कफन पहनाया और जैसे तैसे बादशाह की नमाज जनाजा पढ़ी। कब्र का मरहला आया तो पूरे रंगून शहर में आखिरी ताजदार हिंद के लिए 2 गज जमीन दस्तयाब नहीं थी। नेल्सन ने सरकारी रहायशगाह के अहाते में कब्र खुदवाई और बादशाह को खैरात में मिली हुई मिट्टी में दफन कर दिया। कब्र पर पानी का छिड़काव हो रहा था। गुलाब की पत्तियां बिखेरी जा रही थीं तो उस्ताद हाफिज इब्राहिम दहलवी की खजा रसीदा जहन में 30 सितंबर 1837 के वो मंजर दौड़ने भागने लगे जब दिल्ली के लाल किले में 62 बरस के बहादुर शाह जफर को ताज पहनाया गया। हिंदुस्तान के नए बादशाह को सलामी देने के लिए पूरे मुल्क से लाखों लोग दिल्ली आए थे और बादशाह जब लिबासे फाखरा पहनकर, ताज शाही सर पर रखकर और नादर शाही और जहांगीरी तलवारें लटकाकर दरबारे आम में आया तो पूरा दिल्ली तहसीन तहसीन के नारों से गूंज उठा। नकारची नकारे बजाने लगे, गवैये हवाओं में ताने उड़ाने लगे, फौजी सलार तलवारें बजाने लगे और रकासाएं रक्स करने लगी। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी को याद था बहादुर शाह जफर की ताजपोशी का जश्न 7 दिन जारी रहा और इन 7 दिनों में दिल्ली के लोगों को शाही महल से खाना खिलाया गया। मगर 7 नवंबर 1862 की इस ठंडी और बेमहर सुबह बादशाह की कब्र को एक खुश अलहान कारी तक नसीब नहीं था। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने जूते उतारे, बादशाह की कब्र की पायनीति में खड़ा हुआ और सूरत तौबा की तिलावत शुरू कर दी। हाफिज इब्राहिम दहलवी के गले से सोज के दरिया बहने लगे। ये कुरान मजीद की तिलावत का इजाज था या फिर उस्ताद इब्राहिम दहलवी के गले का सोज। कैप्टन नेल्सन डेविस की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाया और इस गरीबुल वतन कब्र को सल्यूट पेश कर दिया और इस आखिरी सल्यूट के साथ ही मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो गया।
آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤنشپ کی کچی گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں آج بھی بہادر شاہ ظفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے۔ یہ آخری مغل شاہ کی اصل اولاد ہیں، مگر یہ اولاد آج سرکار کے وظیفے پر چل رہی ہے۔ یہ کچی زمین پر سوتی ہے، ننگے پاؤں پھرتی ہے، مانگ کر کھاتی ہے اور ٹین کے کنستروں میں سرکاری نل سے پانی بھرتی ہے۔ مگر یہ لوگ اس قسم پرسی کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو عہد رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں اور لوگ کہکے لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ، یہ شہزادے اور شہزادیاں کون ہیں؟ یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ کی سیاسی غلطیاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے گرد نااہل، خوشامدی اور کرپٹ لوگوں کا لشکر جمع کر لیا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کی آنکھیں بھی تھے، اس کے کان بھی اور اس کا ضمیر بھی۔ بادشاہ کے دو بیٹوں نے سلطنت آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ ایک شہزادہ داخلی امور کا مالک تھا اور دوسرا خارجی امور کا مختار۔ دونوں کے درمیان لڑائی بھی چلتی رہتی تھی اور بادشاہ ان دونوں کی ہر غلطی، ہر کوتاہی معاف کر دیتا تھا۔ عوام کی حالت انتہائی ناگفتہ تھی۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی۔ خوراک منڈیوں سے کٹائی کے موسموں میں غائب ہو جاتی تھی۔ سوداگر منہ مانگی قیمت پر لوگوں کو گندم، گڑ اور ترکاری بیچتے تھے۔ ٹیکسوں میں روزانہ اضافہ ہوتا تھا۔ شہزادوں نے دلی شہر میں کبوتروں کے دانے تک پر ٹیکس لگا دیا تھا۔ طوائفوں کی کمائی تک کا ایک حصہ شہزادوں کی جیب میں چلا جاتا تھا۔ شاہی خاندان کے لوگ قتل بھی کر دیتے تھے تو کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ ریاست شاہی دربار کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ نواب، صوبے دار، امیر اور سلطان آزاد ہو چکے تھے اور یہ مغل سلطنت کو ماننے تک سے انکاری تھے۔ فوج تلوار کی نوک پر بادشاہ سے جو چاہتی تھی منوا لیتی تھی۔ عوام بادشاہ اور اس کے خاندان سے بیزار ہو چکے تھے۔ یہ گلیوں اور بازاروں میں بادشاہ کو ننگی گالیاں دیتے تھے اور کوتوال چپ چاپ ان کے قریب سے گزر جاتے تھے، جبکہ انگریز مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ یہ روز معاہدہ توڑتے تھے اور شاہی خاندان وسیع تر قومی مفاد میں انگریزوں کے ساتھ نیا معاہدہ کر لیتا تھا۔ انگریز بادشاہ کے وفاداروں کو قتل کر دیتے تھے اور شاہی خاندان جب احتجاج کرتا تھا تو انگریز بادشاہ کو یہ بتا کر حیران کر دیتا تھا، ذل الہی وہ شخص آپ کا وفادار نہیں تھا، وہ ننک انسانیت آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا، اور بادشاہ اس پر یقین کر لیتا تھا۔ بادشاہ نے طویل عرصے تک اپنی فوج بھی ٹیسٹ نہیں کی تھی، چنانچہ جب لڑنے کا وقت آیا تو فوجیوں سے تلواریں تک نہ اٹھائی گئیں۔ ان حالات میں جب آزادی کی جنگ شروع ہوئی اور بادشاہ گرتا پڑتا شاہی ہاتھی پر چڑھا تو عوام نے لا تعلق رہنے کا اعلان کر دیا۔ لوگ کہتے تھے ہمارے لیے بہادر شاہ ظفر یا الیگزینڈرا وکٹوریہ دونوں برابر ہیں۔ مجاہدین جذبے سے لبریز تھے لیکن ان کے پاس قیادت نہیں تھی۔ بادشاہ ڈبل مائنڈڈ تھا، یہ انگریز سے لڑنا بھی چاہتا تھا اور اپنی مدت شاہی بھی پوری کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس جنگ کا وہی نتیجہ نکلا جو ڈبل مائنڈ ہو کر لڑی جانے والی جنگوں کا نکلتا ہے۔ شاہی خاندان کو دلی میں ذبح کر دیا گیا جبکہ بادشاہ جلا وطن ہو گیا۔ بادشاہ کیپٹن نیلسن ڈیوس کے گراج میں قید رہا اور گھر کے احاطہ میں دفن ہوا۔